अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उचित अंकुरण के लिए बीज खरीदते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण पहलू। जिमीकंद की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुवाई तकनीक। मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुवाई के पहले उचित अंकुरण के लिए बीज खरीदते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई उचित अंकुरण के लिए बीज खरीदते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर दिनेश सिंह। अब आप खरीफ की बोनी करेंगे और बोनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदान होता है वो होता है बीज का। और बीज के साथ अक्सर आपकी समस्या ये होती है कि या समय पे आपको बीज उपलब्ध नहीं होता है, या जब बीज आपको मिलता है तो उस बीज की कैसी गुणवत्ता है इस बात का आपको जानकारी नहीं होती है। तो बीज को कैसे हम पहचाने, अच्छा बीज क्या होता है, इस बात के लिए ज़रूरी है कि जब भी कहीं बीज खरीदने जाएं या वो बीज हमारे घर का हो तो बोनी से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी बात पे आज हम चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे। क्योंकि बीज एक ऐसा आदान है कि आपके खेत में अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपके उत्पादन पे भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज के अंकुरण परीक्षण की, क्योंकि किसी भी फसल की बुआई से पहले उस फसल के बीज के अंकुरण की जाँच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण पर ही फसल का बीज दर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप बीज के अंकुरण की जांच किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने खेत की बोनी करने जा रहे हो तो वह बीज चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का हो और चाहे आप कहीं से खरीद कर लाए हो, सबसे पहले बीज की गुणवत्ता की जानकारी होना जरूरी है। बहुत ही सरल और साधारण तरीका है, उस तरीके को हम बोलते हैं कि बीज का अंकुरण परीक्षण, यानी बीज की जांच जरूरी होती है। और बीज की जांच करने के उपरांत ही हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो कितनी मात्रा हमारे खेत में बोना चाहिए। तो बीज का जो अंकुरण परीक्षण है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही साधारण तरीका है। आप जिस भी फसल का बीज बोना चाह रहे हैं या बोने जा रहे हैं उसके 100 दाने गिन करके या 200 दाने गिन करके आप ले लीजिए। 100 दाने इसलिए ले लीजिए कि जब 100 दाने आप लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, बीज के 100 दाने गिन करके आप ले लीजिए, उसको एक बोरी की फट्टी में, बोरी की फट्टी गीला कर दीजिए और उसके बोरी की फट्टी को फैला दीजिए और उसके 10 लाइन आप बना दीजिए और हर लाइन में 10-10 दाने आप बीज के डाल दीजिए लाइन से। और इसके बाद धीरे धीरे बोरी को क्या करेंगे, फट्टी को रोल कर देंगे आप, और रोल करने के बाद आप उसको पानी छिड़क करके रख दीजिए। 1 सप्ताह 4 दिन आप रखेंगे, उसमें से बीज का अंकुरण आ जाएगा।
उस अंकुरण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो किस स्तर का है, यानी कितना जमा और कितना नहीं जमा। अब 100 दाने जो बीज की आपने बोया है उसमें से अगर आपका 85 दाना 80 दाना जम गया तो हम कहते हैं कि ये बीज बहुत बढ़िया है, यानी इस बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी गुणवत्ता है। अब जो है आपको बीज की मात्रा जितना संस्तुत की गई है, जितना दर है बीज दर, उतना ही अपने खेत में बोना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज 70 दाना जमा या उससे कम जमा थोड़ा, तो आप यह ध्यान रखें कि अब जो है हमारे बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीज की बोनी हो, बहुत सरल तरीका है कि बीज का अंकुरण परीक्षण करें। हमने तो एक तरीका बताया बोरी की फट्टी में, अब आप चाहें इसको तो गमले के अंदर भी रख सकते हैं। गमले में आप उसी 100 दाना लगा दीजिए, या क्यारी बना करके 100 दाना लगा दीजिए, या पेपर में लपेट दीजिए, या कपड़े में लपेट दीजिए। आप देखते हैं, आप चना या मूंग भिगो कर खाते हैं, रख देते हैं, 3 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है। तो यही साधारण तरीका है कि किसी भी तरह से आपके बीज का जर्मिनेशन होना चाहिए। यह तो बीज अंकुरण की जांच करने की बात हो गई। अब बात करते हैं विभिन्न फसलों के बीजों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो किसान भाई, बीज को खरीदते समय आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। लेकिन जब भी आप बीज खरीदने जाते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो बीज आप खरीदने जा रहे हैं वह किस प्रजाति का है और किस स्थान पे उसको तैयार किया गया है। सबसे जो अच्छा बीज हम मानते हैं वह अगर किसी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया है, तो निश्चित है कि उनके ब्रीडर होते हैं और उसको गुणवत्ता युक्त वो बीज को तैयार करते हैं। तो उस खरीदते समय सावधानी रखें कि जब भी आप बीज खरीदें तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी विश्वसनीय संस्थाओं से आप खरीदें। जब आप कहीं अगर प्राइवेट से भी बीज खरीदते हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि उनका जो रैपर है, बीज का लेबल है, सबसे पहले तो उनसे पक्का बिलाप लें और इसके बाद उसका जो रैपर होता है उसको आप संभाल के रखें, टैग उसका जो है संभाल के रखें। क्योंकि जैसे आप बीज के बारे में जानते हैं, बीज आपके 4 तरह के होते हैं। आपका न्यूक्लियस बीज है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन है और सर्टिफाइड सीड है। तो अगर आप बीज का टैग रखे हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस स्तर का बीज आपने खरीदा है। साथ ही बीज का थोड़ा सैंपल भी अगर आप बचा के रख लेते हैं तो उससे आपको और आसानी हो जाती है अगर आपका बीज अच्छा नहीं जमता है या बीज में किसी तरह की कमियां पाई जाती हैं, या अगर बीज आपका अच्छा है तब भी आपको अगली फसल के लिए वो काम करता है। तो ये जरूर सावधान रखें, चूंकि आप महंगा बीज बोते हैं और बीज के ही ऊपर आपका पूरा एक सीजन निर्धारित होता है, इसलिए बीज में आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अगर आप बीज चाहे अपने घर का हो और चाहे आप बाजार से खरीद के ला रहे हो, हम अक्सर देखते हैं कि आप बीज जब लाते हैं तो उसको कई जगह उठा के पटक देते हैं। अगर आपका बीज ज़्यादा पटक दिया आपने या ज़्यादा थ्रेसिंग में भी आपने डैमेज कर दिया तो उसके जो एम्ब्रियोज होते हैं, आंखें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और इससे भी आपका बीज नहीं जमता है। या बीज आपने लाया, अच्छा बीज लाया, आपने कहीं उसको नमी में बाहर छोड़ दिया तो भी आपका बीज नहीं जमेगा। रख रखाव की सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, यानी बहुत ही कहें कि नाजुक होता है। इसको जितना आप अच्छे से बचा के उपयोग करेंगे उतना ही आपको अधिक उत्पादन देगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जिमीकंद, जिसे आप सूरन के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फल बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है
और जो किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं वे अभी इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें तथा इसकी बुवाई कैसे करें, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं ग्राम मोपका, जिला बिलासपुर के प्रगतिशील किसान भरत खेत्रपाल। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जिमीकंद की बोनी का कार्य चल रहा है, जो कि गजेंद्र किस्म का जिमीकंद है। काफ़ी अधिक उत्पादन देने वाली और बगैर खुजली की ये हमारे क्षेत्र में प्रचलित वैरायटी है ये, जिसका उत्पादन कार्यक्रम अभी हम करने की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में इसकी तैयारी हमारी जो शुरू होती है वो नवंबर दिसंबर के महीने से शुरू होती है, जब हम इसके लिए बीजों को संरक्षित करते हैं, जो कि मतलब बाजार में जितने बेचने होते हैं उनको छोड़ करके जो भी फसल उत्पादन के लिए तैयारी होती है वो अलग से उनको प्रिपेयर करके रखा जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने जमीकंद की उन्नत किस्म के बारे में जाना। इसके अलावा खेत की तैयारी तथा उचित तरीके से बेड बनाकर खाद और उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। फरवरी और मार्च महीने में इसकी 3-4 अलग अलग स्टेज में धूप में अच्छी तरह सुखा करके इसकी जुताई की गई है, जिसमें सबसे पहले पुलाव से भी 1 से 2 बार में, अगर एक बार में अच्छी मट्टी निकल गई तो ठीक, अगर नहीं निकलती है तो 2 बार भी कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इसकी जुताई करते हैं। उसके बाद में इसको सुखा करके फिर नवनास के नांगर से फिर से बराबर करने के बाद रोटोवेटर या अन्य डिस्क हैरो वगैरह चला के इसके मट्टी के ढेलों को बारीक करने के बाद हमने रीच मेकर से इसके मांदे बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मांदा काफ़ी हाइट और अच्छी काफ़ी मट्टी की मात्रा लेकर के हमने बनाया है, क्योंकि ये बरसात के दिनों में भी हमको इसका जल निकास वगैरह की व्यवस्था बनानी होती है। उसके हिसाब से इनका जो कार्य है वो किया जाता है। जब मांदा बन गया उसके बाद में हमने इसको बीच से चीर दिया है। उसके बाद में लगभग 4 ट्राली प्रति एकड़ की दर से इसमें गोबर खाद डाली गई है। उसके बाद फिर रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, जिसमें मुख्यतः राखड़ और डीएपी, उसके अलावा मतलब मैग्नीशियम, जिंक, किसी भी किस्म के कीटों की सुरक्षा या दीमक से सुरक्षा के लिए कार्टाफ वगैरह का भी इसमें उपयोग किया गया है। इसके बाद में कंद लगाने की अभी फिलहाल हम तैयारी किए हैं। जमीकंद की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बीज की मात्रा, बीजोपचार तथा उचित दूरी पर कंदों की बुआई करते हुए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं इसी किसान से। और जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है, इसके लिए वो लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हम इसमें बीज लगाते हैं। तो एक कंदी पौधा होने की वजह से इसको कटिंग करके हमको लगाना होता है, जिसके अलग अलग साइज़ों के हिसाब से हम इसके टुकड़े काट कर, या अगर कोई छोटा कंद है तो उसको साबुत में भी लगा करके बीज उपचार करने के बाद में इसकी बोनी का कार्य करते हैं। जिसके लिए जो साइज़ों का चुनाव जहाँ तक प्रश्न करता है वो ये है कि जब हमको बीज के लिए तैयार करना होता है तो उसके छोटे कंदों का प्रयोग किया जाता है। वो 300 ग्राम से 400 ग्राम साइज़ तक के कंदों का कटाव हम करके इसकी बोनी का कार्य करते हैं, जिसमें मांदे से मांदे की जो दूरी है वो लगभग 4.5 फीट है। हमने जो रखी हुई है वो 4.5 फीट है। और अभी जब इसकी बोनी का काम चल रहा है तो वो कंद से कंद की दूरी हमने इसकी 1 फीट में रखी हुई है। बोनी के बाद में इसमें भट्टी अभी हम चढ़ा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ड्रिप लगाने का भी कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, तो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इसमें मतलब टपक विधि से इसकी सिंचाई होनी है, लेकिन काफ़ी मात्रा में इसकी सिंचाई होगी। लगभग समझ लीजिए 24 घंटा इसमें हम पानी देंगे ड्रिप के माध्यम से। उसके बाद में जब इसका पानी पूरी तरह से रस जाएगा तब फिर हम इसमें नींदानाशक का प्रयोग करेंगे। उसके लिए अभी हम जैसी सिंचाई होगी, पहली सिंचाई के उपरांत में हम इसमें ऑक्सीगोल्ड करके एक नींदानाशक आता है, उसका छिड़काव करेंगे लगभग 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से, यानी 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से हम इसका छिड़काव करेंगे उस पर अच्छी तरह से उल्टा चलते हुए। उससे भी क्या होता है कि मतलब पैरों के निशान या उससे उसका जो भूमि का संरक्षण है वो बच जाता है। जी, पानी नमी बनाए रखना है, मतलब एकदम पानी भरते रहेंगे ऐसा नहीं है। आप उसको औसत में मान लें कि हम 3 से 4 दिन के दौरान में लगभग 6 घंटे की सिंचाई करेंगे हम इसमें, अभी अगले लगभग 40 दिनों तक। उसके उपरांत में ये पौधा जम जाएगा। पौधा जगने के बाद में सिंचाई की मात्रा करीब 8 दिनों में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब ये पौधा विकास करने लगेगा तब हम इसमें प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सिंचाई खाद के साथ में देंगे। वो आगे के प्रबंधन में होगी 40 दिन के उपरांत।
मतलब कंद को विकसित होने में, पौधे के रूप में विकसित होने में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगेगा अभी, जिस दौरान में हम लगातार इसकी सिंचाई व्यवस्था संपूर्ण रूप से बनाए रखेंगे। प्रदेश के जो किसान भाई चारा वाली फसलों की बुवाई करना चाहते हैं तो वह इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करके किस तरह करें बुवाई, जिससे उन्हें आगे चलकर अधिक चारे की प्राप्ति हो सके। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र से। इस समय हमारे पशुपालक भाई रबी फसल की कटाई के पश्चात हरा चारा उगा रहे हैं। कुछ पशुपालक भाई हो सकता है कि चारे की बुआई फरवरी मार्च के महीने में कर चुके होंगे, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास, पशुपालक भाइयों के पास समय से खेत नहीं खाली हुआ था, अगर वो अब खाली हो गया हो तो उसमें भी जो है आप हरे चारे की बुआई कर दें। किसान भाइयों, गर्मी में चारे वाली फसलों की बुआई फरवरी से लेकर जुलाई तक की जा सकती है। यदि इस माह में चारा वाली फसलें लेना चाहते हैं तो आप इन चारा वाली फसलों की बुआई कर सकते हैं। MP चरी, सूडान चरी और हाइब्रिड नेपियर, जिसको शंकर नेपियर के नाम से जानते हैं, इस समय आप बुआई कर सकते हैं। अब आप खेत में अच्छी नमी हो जाए और सही ओट आने पर उसकी 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद खेत को तैयार कर लें और उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूडान चरी या MP चरी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन हरे चारे को पौष्टिक बनाने के लिए, जिससे पशुओं के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती रहे चारे के माध्यम से, उसके लिए आप MP चरी या सूडान चरी में लोबिया मिला करके बोएं, या अगर मक्का की खेती करते हैं, मक्का चारे के लिए उगाते हैं, तो मक्के में जो है लोबिया मिला करके बोएं तो चारा ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि बीज दर 3 भाग चरी का बीज या मक्के का बीज और 1 भाग लोबिया का बीज मिला करके बोना चाहिए। सामान्य रूप से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चरी का बीज प्रयोग किया जाता है। इसमें आप 20 से 22 किलोग्राम चरी का बीज और 8 से 10 किलोग्राम लोबिया का बीज मिला करके प्रति हेक्टेयर के से बोते हैं तो आपको पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा समय समय पर सिंचाई, इस समय देख रहे हैं ये चूंकि गर्मी की फसल है, इसमें बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। फसलों को लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर आप इस चारे की फसल की बुआई करें जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा एक जो हम अभी आपको बता रहे थे हाइब्रिड नेपियर, शंकर नेपियर के बारे में, तो ये भी हरा चारा की एक बहुवर्षीय फसल है। इसको आप एक बार लगा देंगे तो 4-5 साल तक हरे चारे पर्याप्त मात्रा में इससे मिलते रहेंगे। इसके लिए आप खेत में भी इसको अच्छे ढंग से लगा सकते हैं जिस प्रकार से चरी की बुआई करते हैं, या आपके पास अगर ट्यूबवेल है, नहर का किनारा है तो उसके बंधे पर भी लगा सकते हैं। जहां पर आपके बाग बगीचे हैं और बराबर नमी बनी रहती है, वहां पर भी आप जो बेकार की पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है वहां पर भी इस हाइब्रिड नेपियर को लगा सकते हैं, जिससे एक तो जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसका सदुपयोग हो जाता है और पशुओं के लिए हरा चारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो इसकी बुआई जो की जाती है MP चरी और सूडान चरी की तरह बीज इसका नहीं बोया जाता है। इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई के जड़दार टुकड़े 50 × 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में इसके टुकड़े लगाए जाते हैं। इसको लगाने के बाद आप हल्की सिंचाई कर दीजिए तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं और कल्ले जब 1 से 1.5 फीट के कल्ले हो जाए तो इसकी कटाई शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फसल को बढ़ने देंगे तो कड़ापन आ जाएगा और हो सकता है उसके चारे पशु खाने में थोड़ा कम कर दें। इसलिए जो है मुलायम कल्ले आप जल्दी काटते रहेंगे तो आपको बढ़िया हरा चारा इससे मिलता रहेगा। और एक बार लगाने के बाद फिर दूसरी साल इसमें जो
कल्ले निकलते हैं उसके जड़दार कल्लों को निकाल करके दूसरी जगह भी उसको रोपाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक बार हरा चारा लगा देंगे तो हाइब्रिड नेपियर से 4-5 साल तक हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। बुआई के बाद जब कटाई के लिए चारा वाली फसलें तैयार हो जाए तो कटाई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण कई बार इन चारों में विषाक्तता आ जाती है, यानी कि चारा जहरीला हो जाता है। इसलिए कटाई से पहले, कटाई के समय और कटाई के बाद इन तकनीकी बातों पर अवश्य अमल करें। खेत में उचित नमी होने पर ही फसल की कटाई करें। कटाई धूप निकलने से पहले सुबह ही करें। कटे चारे को अगले दिन पशु को ना खिलाएं। हरे चारे में सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। अत्यधिक हरा चारा ना खिलाएं और चारे में थोड़ी पानी की मात्रा मिलाकर खिलाएं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सीहोर, जबलपुर, मुरैना और रामपुर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए सलाह। आने वाले दिनों में तेज गति से शुष्क हवाओं के साथ मौसम में बदलाव एवं अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। हवाओं की दिशा पश्चिम से होने के कारण हवा की गति अपेक्षाकृत हवा एवं गर्मी में बढ़ोतरी बने रहने के आसार हैं। अतः गन्ने के पौधों की पत्तियों को आपस में बांध दें, जिससे तेज हवा के कारण हानि न हो। खेत में नरवाई में आग न लगाएं। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। शरदकालीन गन्ने में उर्वरक की अंतरिम मात्रा देकर रीजर की सहायता से मिट्टी चढ़ाएं। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें, जिससे तेज हवा से हानि न हो। अधिक गर्म एवं आर्द्र मौसम लगातार रहने पर मूंग आदि फसलों एवं सब्जियों में सफेद मक्खी एवं अन्य रस चूसक कीटों के प्रकोप की संभावना है। इनके द्वारा पीला मोज़ेक वायरस रोग फैलता है। नियंत्रण के लिए इथोफेन प्रॉक्स 10 EC 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। लौकी, गिलकी, तुरई, करेला तथा भिंडी, तरबूज एवं खरबूज में बादल युक्त मौसम रहने के कारण रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए थायोमिथोक्सिम या एसिटामिप्रिड दवा 0.35 से 0.45 ग्राम प्रति लीटर के मान से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों में 2 पत्ती एवं 4 पत्ती की अवस्था पर एथ्रेल 200 से 250 ppm 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2 पत्ती पर एवं 4 पत्ती की अवस्था पर ही 2 बार छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में किंकर या डायबेक कीटों की रोकथाम के उपाय करें। बेर में इस समय फ्रूट फ्लाई नियंत्रण के उपाय करें। देशी बेर की झाड़ियों में पैबंद या कलिकायन हेतु कटाई करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर या छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इनके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। मुर्गी घर की छत पर टाट या घास फूस के साथ छांव की व्यवस्था करें। साथ ही पीने के लिए ठंडे पानी की उचित व्यवस्था करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पशुओं को दिन में 11 से 4 बजे के बीच चारागाह न भेजें। खासकर भैंस वर्गीय पशुओं का इससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो जाता है। पशुओं को गलघोंटू एवं लंगड़िया रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करें। टीके 25 अप्रैल से 25 मई के बीच अवश्य लग जाने चाहिए। व भेड़ों में फड़किया रोग का टीका लगाएं।
गर्मी को देखते हुए पोल्ट्री पशुओं में कूलर की व्यवस्था करें, जिससे तापमान को कम किया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहिनी, जिला उमरिया के कृषक राजकुमार लोधी ने। यह गोबर गैस संयंत्र की उपयोगिता एवं लाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राजकुमार लोधी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जीवांश पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम अम्लीयता की स्थिति, नमी एवं वायु की अनुपस्थिति में जीवाणुओं की क्रिया से होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो ज्वलनशील गैस बनती है उसे बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस जिस प्लांट में बनाया जाता है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। प्लांट में बने बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, रोशनी के रूप में, डीजल एवं पेट्रोल इंजन में, बायो खाद के रूप में, सैलरी का लगभग 20 से 25% भाग बायोगैस में बदल जाता है, जबकि 75 से 80% सैलरी का भाग बायो खाद के रूप में मिलता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से एक महीने में 2 गैस सिलेंडर की बचत हो सकती है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से परिवार के 5 से 8 सदस्यों का खाना आसानी से पकाया जा सकता है। 1 घन मीटर बायोगैस वाली प्लांट को बनाने के लिए 2 से 3 जानवरों और पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 25 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 3 से 4 व्यक्ति का खाना प्रतिदिन बनाया जा सकता है। 2 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 4 से 6 पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें 50 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 5 से 8 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। 3 घन मीटर गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए 7 से 9 पशुओं की ज़रूरत होती है एवं 75 किलोग्राम गोबर की ज़रूरत होती है। इससे 8 से 12 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है, जबकि 4 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 10 से 12 पशुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 12 से 16 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अम्लीय तथा क्षारीय मृदा को सुधारने की तकनीकी सलाह, कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों पर संक्षिप्त जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800104599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।